अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमेजिन करें जरा एक ऐसा जगह जहां पे स्कूल्स सिर्फ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में पाए जाते हैं। एक ऐसा जगह जहां पे क्लासरूम्स सालान साल बंद रहते हैं और टीचर्स साल में सिर्फ एक या दो मरतबा सिर्फ विजिट पे आते हैं। पढ़ना और पढ़ाना दूर की बात है और ऐसे ही टीचर्स को हर महीने लाखों में तनख्वाह मिलता है। स्टूडेंट्स जिनके पास एबिलिटी है फ्यूचर को चेंज करने का, वो अपने एजुकेशनल करियर से क्विट करते हैं, ना कि इस वजह से कि वो पढ़ना नहीं चाहते या कि कोई उनको फोर्स कर रहा है पढ़ने के लिए, सिर्फ इस वजह से कि ये आर्च एजुकेशन सिस्टम उनको फैसिलिटीज ही प्रोवाइड नहीं करता पढ़ने के लिए। और दोस्तों आई थिंक कि आप लोगों ने इस जगह का जवाब तो मालूम किया होगा, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ बलूचिस्तान। दोस्तों बलूचिस्तान के इस एजुकेशन सिस्टम को इतना खराब करने में, इतना आर्च करने में सिर्फ तीन चीजों का बहुत ही बड़ा किरदार है, जिनमें सबसे पहले आता है द गोस्ट स्कूल। दोस्तों बलूचिस्तान में ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे न टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए, न स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ने के लिए, और वो साल साल बंद रहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके लिए हर साल फंड्स आते हैं और वो फंड सिर्फ करप्ट पॉलिटिशियंस के जेबों में और करप्ट टीचर्स के प्राइवेट अकाउंट्स में जाते हैं। और इन स्कूल की तादाद ओवरऑल बलूचिस्तान में 7,000 से भी ज्यादा की गई। दूसरा बड़ा चीज आता है द मिसिंग टीचर कंट्रोवर्सी। दोस्तों बलूचिस्तान में कुछ ऐसे भी स्कूल्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए लेकिन टीचर्स ही नहीं है पढ़ाने के लिए, और ऐसे ही टीचर्स को लाखों के तनख्वाह मिलते हैं महीनों में। और ये टीचर्स कैसे आए? सिर्फ पॉलिटिकल कनेक्शंस के जरिए से। ऐसे टीचर्स हैं जिनको पॉलिटिकल कनेक्शंस बहुत ही ज्यादा हैं, एमपीएस और एमएनए के साथ उनके बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं, दैट इज व्हाई उनको इतना छूट मिला है। और ये सिर्फ दे इस नेशन की फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट चीज आता है दोस्तों द फियर ऑफ एजुकेशन। चाहे वो सब कॉन्टिनेंट की मिसाल ले लें या साउथ अफ्रीका की, अमेरिका की मिसाल ले लें, चाइना की, फ्रांस की मिसाल ले लें या ईरान की, जितने भी रेवोल्यूशन आए वो सिर्फ एजुकेशन के जरिए से आए हैं। बिकॉज एजुकेशन के जरिए से सवालात उठते हैं और सवालात की एक रेवोल्यूशन लाते हैं। रेवोल्यूशन के नतीजे में सारा सिस्टम चेंज होकर रह जाता है। जो सुप्रीम पावर्स मीन्स जो चला रहे हैं सिस्टम को, उनके लिए अच्छा नहीं है। दैट इज व्हाई कुछ एनालिस्ट से भी बिलीव करते हैं दोस्तों कि ये एजुकेशन बलूचिस्तान का इतना खराब है, उसके पीछे एक रची रचाई साजिश है। आखिर कितनी सच्चाई है इन सभी बातों में और कितना झूठ है, चले आज इन सभी चीजों का अपने आज के एक नए वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के स्टार्टअप में मैं आप लोगों से 3 सवाल पूछूंगा जिनके जवाब शायद ही आप लोगों के पास हो। सबसे पहला है, बलूचिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इतना खराब क्यों है? व्हाई इज द बलूचिस्तान एजुकेशनल सिस्टम इज वर्स्ट? फिर दूसरा सवाल ये आता है कि क्या ये गवर्नमेंट का एक नेग्लिजेंस है? मीन्स क्या ये सब लाइक बलूचिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट की एक लापरवाही है? या तीसरा सवाल ये है कि ये एक रची रची साजिश तो नहीं है? खैर दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक नया वीडियो बाय द नेम ऑफ द बलूचिस्तान एजुकेशनल सिस्टम। को जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और कम से कम अपने 2-3 दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद, गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल बसोल उरमाड़ा। इधर वैसे मास्टर ने शायद साले स्कूल बनते हैं, कभी मास्टर कहाँ घुमाए हुआ नहीं ना, कभी कहाँ सही माए हुआ नहीं ना, बस रहा हमें वजह जाग अंचोर 7 जाग भैया 120 जाग भैया में 7 जाग त्या जाग अंचो चिपतन जाग येलो होते स्कूल रवा रवा दार माला चिना कारा चिना हमें स्कूल दूर अंचो 5-6 किलोमीटर बैठते अंदाजा बेरोटे मिली हैं पत्तड़ी हैं। अस्सलामुअलैकुम मैं मास्टर ने जा माने बोलते हैं सही साल में इसको बंदे एक मास्टर ने या बचना शायद 4-5 मास्टर बाय दिन बोलते हैं एक मास्टर ने बंदों दार बुरा खाया चना एक मावा और नशा एक ना मैं जिंदगी बर्बाद है। हमें आने लगता है हमें जीतेंगे। शुरुआत लेते हैं बाय द आर्च रियलिटी ऑफ बलूचिस्तान एजुकेशन सिस्टम से। दोस्तों बलूचिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में 4 ऐसी चीजें हैं जिनको समझना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, जिनमें सबसे पहले आता है द लिटरेसी रेट ऑफ बलूचिस्तान। दोस्तों बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का लीस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस है उसका लिटरेसी रेट 44% है, लेकिन पंजाब जो पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस है उसका लिटरेसी रेट 65 to 70% है। ये किस तरह से हो सकता है कि एक ऐसा इलाका जहाँ पे आबादी कम है, जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी उसका लिटरेसी रेट बहुत ही कम है, सिर्फ 44%। और 44% ये सिर्फ सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर देहातों की बात की जाए तो सिचुएशन और भी ख़राब है। देहातों में एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर 10 बच्चे हैं किसी देहात में तो उनमें सिर्फ 2 बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश या उर्दू में कुछ पढ़ सकते हैं। बोलना और
समझना बहुत ही दूर की बात है। इसके रीज़न क्या हो सकते हैं दोस्तों? इसके 3 इंपॉर्टेंट रीज़न हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स लैक ऑफ स्कूल्स। दोस्तों बलूचिस्तान के ऐसे भी देहात, ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे स्कूल्स हैं भी नहीं, और अगर स्कूल्स हो तो वो गोस्ट स्कूल कहलाए जाते हैं। ऐसे स्कूल जहाँ पे ना टीचर जाते हैं पढ़ाने के लिए और ना स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए, और उनके लिए फंड्स एलोकेट होते हैं हर साल। तो अगर गोस्ट स्कूल्स हैं किसी जगह पे तो पेरेंट्स के साथ कौन सा ऑप्शन रहता है? बच्चे को काम पर भेजें। यस, बलूचिस्तान में ज़्यादातर स्टूडेंट्स काम करते हैं रादर टू स्टडी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है इसका पॉवर्टी। दोस्तों बलूचिस्तान में ऐसे भी खानदान हैं कि अपना मील भी अच्छे से नहीं कर पाते पॉवर्टी की वजह से, अपना जो लंच है स्किप करते हैं गुर्बत की वजह से। आखिर ये फैमिली, ऐसे फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला एक बच्चा कैसे पढ़ सकता है? कैसे स्कूल के महंगे महंगे फीसों का सामना कर सकता है? कैसे अपने लिए बैग और टेक्स्ट बुक्स खरीद सकता है? फिर तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न आता है दोस्तों लैक ऑफ टीचर, जिसकी निशानदेही मैंने पहले भी की है, द मिसिंग टीचर मिस्ट्री। अरे ऐसे भी स्कूल्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए लेकिन टीचर्स नहीं आते, और ऐसे ही टीचर्स को सिर्फ 1 महीने का लाखों में तनख्वाह मिलता है। और दोस्तों इसका एक वाज़ेह मिसाल है अवारान का एक स्कूल। एक रिपोर्ट के मुताबिक अवारान में एक स्कूल है, वहाँ पे 300 बच्चों को एक टीचर पढ़ाता है। तो आप खुद ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका क्या डेंजरस इफेक्ट बढ़ सकता है हमारी सोसाइटी में। जिसमें दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आता है द ड्रॉप आउट डिजास्टर। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के 70% स्टूडेंट्स अपना 5th ग्रेड मुकम्मल करने से पहले ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान में 70 से 75% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना 5th ग्रेड भी कंप्लीट नहीं किया है। इसकी आप एजुकेशन, इसलिए आप बलूचिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से। और दोस्तों इसके रीजंस क्या हैं? सबसे पहला रीज़न आता है द लैक ऑफ स्कूल। ये कहा जाता है कि बलूचिस्तान में ज़्यादातर स्कूल्स गोस्ट स्कूल्स हैं। अगर कुछ स्कूल्स फंक्शनल भी होते हैं तो वो बहुत ही डिस्टेंस पर होते हैं। एक बच्चे को सुबह सवेरे उठते हुए और जाते हुए कम अज़ कम 6 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है, और आते हुए भी उसको 6 किलोमीटर का फासला, मीन्स रोज़ का एक बच्चा 12 किलोमीटर का फासला तय करता है। और दोस्तों ये सिर्फ एक रीज़न है। इसके बाद दूसरा रीज़न आता है द लैक ऑफ फैसिलिटी। दोस्तों बलूचिस्तान में अगर आप स्कूल पढ़ने जाते हैं देहातों में तो आपको सिर्फ दीवारें मिलेंगे, छत आपके सर पे नहीं होगा, और आप बहुत ही खुशकिस्मत वाले होंगे कि आपके पास ये दीवारें हैं, वरना ज़्यादातर स्कूल्स में दीवारें भी नहीं होती। इसके साथ दोस्तों स्कूल में न पीने के लिए पानी, न खेलने के लिए ग्राउंड्स, और न ही पढ़ने के लिए बुक्स होते हैं। आप सिर्फ यहाँ पे आते हैं, 2-3 घंटे गुजार के दोबारा घर चले जाते हैं। और फिर तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आता है गर्ल्स सफर मोस्ट। दोस्तों बलूचिस्तान के देहातों में ज़्यादातर लड़कियों को ये राइट नहीं होता कि वो एजुकेशन हासिल कर लें। उनके बहुत से रीजंस होते हैं। एक होता है कल्चरल बैरियर्स, समाजी रोकथाम की वजह से, और दूसरा है सिक्योरिटी इशूज़ की वजह से वो अपने एजुकेशन करियर में कुछ नहीं कर पाते। दोस्तों इसकी एक वाज़ेह मिसाल हम ले सकते हैं। केज की एक स्टूडेंट जिसका नाम ज़ारा है, वो कहती है मैं सुबह सवेरे 5 बजे उठता था और 12 किलोमीटर का एक फासला तय करता था और स्कूल जाता था, और मैंने स्कूल से ड्रॉप आउट इस वजह से किया बिकॉज स्कूल में फैसिलिटीज़ थे ही नहीं और टीचर्स आते भी नहीं थे, हम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते। लोगों मासी तो कुमान का मैं स्कूल का रोचा पेश फौजियत का तस्कता ये स्कूल में आई तो खनिश्ता ये कैंट को था मैं स्कूल हमें कसाने लोग मारा हम बाजी नहीं मार टीचर नहीं मार कुर्सी नहीं मार हेच नहीं मार चुनिश्ते मैं एक दोस्तों जिस तरह से हमने अपने ड्रॉप आउट डिजास्टर और लिटरेसी रेट को डिटेल तरीके से डिस्क्राइब किया, उसके बाद आता है द गोस्ट स्कूल स्कैम। दोस्तों बलूचिस्तान में 7,000 से भी ज़्यादा ऐसे स्कूल्स हैं जो फंक्शनल नहीं है। ऐसे स्कूल जहाँ पे ना टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए और ना स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए। ये स्कूल सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पर फंक्शनल दिखाए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स में लिखाते हैं कि यहाँ पे 700 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, ऐसे प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाने वाले टीचर्स हैं कि बात ही ना की जाए, और ऐसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से इनके लिए फंड्स भी आते हैं सालान साल। और ये फंड्स कौन ले जाते हैं? ये फंड्स सिर्फ और सिर्फ करप्ट पॉलिटिशियंस की जेबों में और करप्ट लोकल टीचर्स के प्राइवेट अकाउंट्स में गुम हो जाते हैं, ना कि इस स्कूल पर इन्वेस्टमेंट करके उसको फंक्शनल बनाया जाए। दोस्तों एक और अहम बात आती है कि बलूचिस्तान में देहातों के ऊपर स्पेशली आई एम फोकसिंग अपॉन द रूरल एरियाज कि वहाँ पे आप अगर टीचर बनना चाहें आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स में अपना हाथ अड़ाना है। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शन है तो आप टीचर बन गए, और आपको टीचर इसलिए बनाया जाता है ताकि आप एक पपेट की तरह काम करें और उस स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी की आप प्रचार करें उस स्पेसिफिक एरिया में, ताकि नेक्स्ट अपकमिंग वोट्स जो आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ उस स्पेसिफिक एरिया के और उस स्पेसिफिक एरिया में इस स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के लिए जाए।
दैट इज व्हाई उनसे दोस्तों बलूचिस्तान की एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है। और इसका एक वाज़ेह मिसाल हम ले सकते हैं तुर्बत के एक गर्ल्स हाई स्कूल के, जहाँ पे ये कहा गया था कि 400 भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और 10 से भी ज़्यादा प्रोफेशनल टीचर्स हैं। लेकिन अगर वाक़ियत की बात की जाए, एक टीम जो सर्वे के लिए गया था, उन्होंने देखा कि ये पूरा स्कूल सालान साल बंद था और ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसे अड़प रहे थे। और लास्ट हमारे पास 14 इंपॉर्टेंट चीज़ आता है यूनिवर्सिटी क्राइसिस। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के 5% ही स्टूडेंट्स अपनी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो पाते हैं। उसके बहुत से रीजन हैं। पहला रीजन है पॉवर्टी। दोस्तों बलूचिस्तान में लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वो एक शहर से दूसरे शहर सिर्फ पढ़ने के लिए शिफ्ट हों। एक शहर से दूसरे शहर पे जाके वहाँ पे कमरा रेंट पे लेके स्कूल की फीसेस को भर के और दिन में जो खाने और पीने के अखराजात होते हैं उनको पूरा नहीं किया जा सकता। दैट इज वाई ये एक प्रोमिनेंट रीजन है कि बलूचिस्तान में ज़्यादातर लोग अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल नहीं कर पाते। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आता है लीस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। बलूचिस्तान में बहुत कम ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको फोर्स करते हैं कि आप पढ़ाई की तरफ आ जाएं, वरना एजुकेशन सिस्टम बलूचिस्तान में, वो भी स्पेशली हम टॉकिंग अबाउट द लोकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वो से बिजनेस होते हैं। बिजनेस के अलावा उनका कुछ काम नहीं होता। फिर तीसरा होता है फियर ऑफ एजुकेशन। फियर ऑफ एजुकेशन इस तरह से होता है बिकॉज द स्टेट एंड द ऑफिशियल पावर्स वो डरते हैं कि बलूचिस्तान को अगर एजुकेशन सिस्टम दिया गया है तो एक बड़े स्टूडेंट को लाजमी सी बात है ये पूछेगा कि मेरा ज़मीन इतना फर्टाइल है मगर मेरे लोग इतने गुर्बत के शिकार क्यों हैं। ऐसे ही कुछ सवाल पूछेगा और जिसकी वजह से ही माइट बी ग्रोइंग टुवर्ड्स द रेवोल्यूशन। और अगर रेवोल्यूशन आ गई दैट मींस बोथ द सिस्टम विल बी चेंज्ड। और अगर सिस्टम चेंज हो गई तो इनका जो प्रॉफिट है जो हायर पावर्स को जा रहा है बलूचिस्तान से वो किस तरह से जाएगा। दैट इज व्हाई एक ये भी माना जाता है कि ये बलूचिस्तान की ऑफिशियल पावर की एक रची रचाई साजिश है कि बलूचिस्तान को लीस्ट डेवलप्ड रखा। मास्टर था शुदा किला का जनक था शहीद इश्कता मां के वानी नहीं यार शहीद करना मां की टीचर लगते साल टीचर ने इसते तो टीचर ने इसते मां शेजर ने की मगरोंडा नहीं मिलका तो बताया कराची दिखे जाके बना स्कूल बोर्ड आलेशी मैं स्कूल टुड़ी की बचाऊं और या की की मास्टर दिखे जाके आता मैं स्कूल पढ़ता था तगर की चीजें को अपन कारण ये करना टीचर ने इसने आ रहा तगर दरा भी ऊपर चेक करता है शिक्षक दिमाग इस तरह से आज की तरह बच्चे पीछे वो पार्ट के मारे को इस तरह निश्चित और बलूचिस्तान एजुकेशन सिस्टम के काजेस, इफेक्ट्स, इसके डार्क रियलिटी और इसके कुछ एग्जांपल्स को एक्सपोज करने के बाद हमारे यहाँ दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल आता है, क्या ये गवर्नमेंट की लापरवाही है या कि ये अंडर डेवलपमेंट एक रची रचाई साजिश है कि बलूचिस्तान एजुकेशन सिस्टम को डार्क में रखा जाए। दोस्तों अगर फैक्ट्स की हम बात कर लें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से, लेकिन मिनरल्स की बात की जाए तो बलूचिस्तान में सोने और चांदी के ज़खायर के भंडार मौजूद हैं। गैस के ज़खायर इतने कि पूछो ही मत। स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसा कि कोई इग्नोर ही नहीं कर सकता। लेकिन बलूचिस्तान का जरा दूसरा अगर हम चेहरा देखें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का मोस्ट अंडर डेवलप्ड, मोस्ट आइसोलेटेड और मोस्ट इग्नोर्ड प्रोविंस है। दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें पूछने के काबिल हैं जिनको मैं फर्स्ट समझता हूँ पूछना आप लोगों से कि एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा गवर्नमेंट है जो बड़े बड़े मैसिव मिलिट्री ऑपरेशंस को अफोर्ड कर सकता है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और मेट्रो बसेस के प्रोजेक्ट्स को अफोर्ड कर सकता है, लेकिन बलूचिस्तान में स्कूलों के लिए टीचर्स और किताबों को अफोर्ड नहीं कर सकता। एक ऐसा गवर्नमेंट जो अपने बजट का सबसे ज्यादा हिस्सा दूसरे प्रोजेक्ट्स में लगाता है लेकिन सिर्फ लेस देन 2% ऑफ द बजट एजुकेशन पे सपोर्ट करते हैं। ऐसा किस तरह हो सकता है? और आप खुद समझ सकते हैं कि एजुकेशन यहाँ गवर्नमेंट यहाँ पे क्या चाहती है। फिर दोस्तों अगर बलूचिस्तान में एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी की बात की जाए तो बलूचिस्तान में हजारों ऐसे बच्चे हैं जो एक दिन में किलोमीटर में सफर करते हैं एक ऐसे नॉन फंक्शनल स्कूल जाने के लिए जहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड ही नहीं किया जाता। और दोस्तों बलूचिस्तान में अगर स्कूल्स की बात की जाए तो मैं वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि बलूचिस्तान में ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे ना टीचर जाते हैं पढ़ाने के लिए ना स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए और उनके लिए फंड्स भी आते हैं। खैर दोस्तों आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि एजुकेशन पर इतना बड़ा करप्शन क्यों किया जा रहा है, एजुकेशन को इतना अंडर डेवलप क्यों रखा जा रहा है। दोस्तों इसका जवाब मैं आपको हिस्ट्री में देना चाहता हूँ। हिस्ट्री हमें यह बताती है कि बलूचिस्तान हो जाए, सब कॉन्टिनेंट हो जाए, रशिया हो जाए, यूएसए हो जाए, कि हमने आसपास जो कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग अफगानिस्तान और ईरान को देखा जाए जितने भी रेवोल्यूशन हैं वो सिर्फ एजुकेशन के जरिए से हैं। देखिए एजुकेशन आप में अवेयरनेस मींस आगाही पैदा करता है और अगर आप चीज़ों के बारे में आगाही हासिल करेंगे, इल्म हासिल करेंगे तो आपके पास जो नाइंसाफियाँ होंगे आप उनके खिलाफ सवाल उठाएंगे। सवाल उठाने के बाद आप एक रेवोल्यूशन के बेस को बना रहे होते हैं और रेवोल्यूशन अगर आ गई तो पूरा सिस्टम चेंज हो गया, एक नया मुआशरा तश्कील पाएगा जो सब चीज़ों को नए तरीके से संभालेगा। और वो जो फायदा ले रहे थे पहले ये उनके लिए सही नहीं है। दैट इज व्हाई दे वांट देयर कंट्रोल ओवरऑल द बलूचिस्तान और ओवरऑल द प्रोविंस।
दैट इज वाई एक रीजन बचता है अपना स्टेबिलिटी बनाने का, और वो है एजुकेशन सेक्टर को अंडर डेवलप। द आर्श रियलिटी ऑफ बलूचिस्तान एजुकेशन सिस्टम के वीडियो के दूसरे पार्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि इस अंडर डेवलपमेंट का, इस खराब एजुकेशन सिस्टम का बलूचिस्तान के ऊपर क्या असरात होंगे। दोस्तों, जिस तरह से हम जानते हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे मिनरलाइज्ड और सबसे मिनरल रिच प्रोविंस, यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, आइदर वो गोल्ड की फॉर्म में हो जाए, आइदर वो कॉपर, आयरन और या क्रोमाइट की फॉर्म में हो जाए, मीन सबसे रिच प्रोविंस यही है। मगर यहाँ पे सवाल आता है, यहाँ पे पॉवर्टी क्यों है, यहाँ पे लोग गुर्बत के शिकार क्यों हैं, यहाँ पे लोगों को पावर क्यों नहीं दिया जाता, और जवाब सिर्फ और सिर्फ चुपता है एजुकेशन में। दोस्तों, यहाँ पे अगर एजुकेशन नहीं होगी बलूचिस्तान में तो लोगों के पास सिर्फ 3 ऑप्शन है अपनी जिंदगी गुजारने का। पहला ये वो गल्फ कंट्रीज में अपने घर बार बलूचिस्तान को यहाँ पे छोड़ के खुद गल्फ कंट्रीज में जाके वहाँ पे गुलामी की जिंदगी गुजार के, गुर्बत की जिंदगी गुजार के, काम करके और बहुत ही आर्श जिंदगी गुजार के साल के कुछ पैसे अपने घर बार के लिए भेज दें। दूसरा, या वो रेजिस्टेंस का रास्ता इख्तियार कर लें। तीसरा ये बचता है कि वो एक पावरलेस, एक पॉवर्टी और जॉब्स के लिए इंतजार करने वाली एक जिंदगी गुजारें जो उनके लिए कभी भी प्रॉस्पर नहीं हो सकती। खैर, आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी का निशान कहाँ पे गया, कि बलूचिस्तान में खुशहाली का ऑप्शन भी। नो फ्रेंड्स, वो जो खुशहाली है वो सिर्फ एक सर्टेन ग्रुप के लिए है, और वो सर्टेन ग्रुप अभी भी लग्जरियस जिंदगी गुजार रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी इज नॉट फॉर द सेक ऑफ अ कॉमन पर्सन। फिर दोस्तों, बलूचिस्तान के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? बलूचिस्तान के लिए इसका इम्पैक्ट आज डेली लाइफ की अगर बात की जाए तो गवादर को अगर हम देख लें, गवादर लाइज ऑन द लैंड ऑफ बलूच, लेकिन यहाँ पे चाइनीज आके यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यू गाइस आर इलिटरेट, आप इसको संभाल नहीं सकते, दैट इज व्हाई हम इसको संभाल के आपको कुछ पैसे देंगे। अभी एजुकेशन ना होने की वजह से ये जो हमारे पास नेचुरल वेल्थ है ये हमारे ऊपर ही एक वबाल जान बन चुकी है। सेंडर को देखा जाए वो भी चाइनीज के कंट्रोल में, रिकॉर्डिक को देखा जाए वो भी चाइनीज के कंट्रोल में। आगे जाते जाते अगर हम इस तरह अंडर डेवलप रहेंगे तो पूरा बलूचिस्तान किसी और के हाथ में हो जाएगा, और हम सिर्फ ये इस तरफ देखते रहेंगे और उस तरफ देखते रहेंगे और अपने आप को कोसते रहेंगे कि हमने एजुकेशन क्यों हासिल नहीं। वीडियो के लास्ट पार्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं एक और पार्ट लाया हूँ कि व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है। खैर, माजी में तो हमने एजुकेशन हासिल नहीं किया, ये सब कंसिक्वेंसेज हमारे सामने है, माजी में जो थे वो सब हो गए, लेकिन अभी क्या किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले है डिमांड फॉर एजुकेशन, नो मोर लाइफ। एजुकेशन सिर्फ चाहिए, तालीम चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, ना गवर्नमेंट के लाइस यानी कि झूठ चाहिए, ना एक्सक्यूजेस चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन चाहिए, रियलिटी में चाहिए। फंड्स आने चाहिए, सिर्फ पेपर्स पर एलोकेटेड ना हो, या वो प्राइवेट अकाउंट्स में जाने नहीं चाहिए, वो रियलिटी में कुछ करके उनको दिखाने हैं। कि फंक्शनल स्कूल्स बनाने हैं, स्कूल्स के लिए आपने टीचर्स लाने हैं और बुक्स लानी है, ये डिमांड करनी चाहिए मुझे, आपको और आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी लोग अगर बलूचिस्तान में रहते हैं, ये एक बेसिक राइट है, एजुकेशन होनी चाहिए। अगर किसी के पास एजुकेशन नहीं है इसका मतलब ये कि उसके पास जीने का सलीका तक नहीं है, उसको जीने का अंदाज तक नहीं आता कि किस तरह जिंदगी जीनी चाहिए। दैट इज व्हाई फर्स्ट इज द डिमांड ऑफ एजुकेशन। दूसरा है उनको सपोर्ट करो जो सब कुछ एक्सपोज कर रहे हैं। दोस्तों, उन्हीं सबको सपोर्ट किया जाए जो मीडिया स्ट्रीम पे रियलिटी को एक्सपोज कर रहे हैं, ना कि कुछ बिके हुए लोग हैं जो कुछ चीज़ों के जरिए से इन सभी चीज़ों को निगलेक्ट करके अच्छे पार्ट को दिखा रहे हैं। नो, बैड पार्ट को भी दिखाना चाहिए कि क्यों इस तरह है। दैट इज व्हाई आई वांट टू से कि यही बैड पार्ट है जो जाके कल के दिन कौमों की तबाही का जरिया बन सकते हैं। फिर तीसरा है फ्लड द मीडिया स्ट्रीम। दोस्तों, आप भी अपने मीडिया अकाउंट्स पे, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे स्ट्रीम करके सवालात पूछ रहे हैं कि भाई एजुकेशन सिस्टम इतना खराब क्यों है, 2% क्यों आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आदर टू इन्वेस्ट 20 और 30% ऑफ योर एजुकेशन। बाकी ममालिक अपने एजुकेशन सिस्टम पर 70 to 80% खर्च करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ 2% खर्च कर लें। दोस्तों, जापान में इतना बजट जो एजुकेशन पर खर्च होता है वो किसी और सेक्टर में खर्च नहीं हो जाता, आदर वो मिलिट्री प्रोजेक्ट्स हो जाए या कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो जाए, जितना एजुकेशन पर वहाँ पे खर्च होता है वहाँ पे किसी चीज़ पर भी नहीं होता। दैट इज व्हाई आज हम जापान की डेवलपमेंट को देख सकते हैं जो 1945 को बिल्कुल तबाह हो चुका था। दैट इज व्हाई दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चौथा यहाँ पे पॉइंट हमारा होना चाहिए यूनिटी। दोस्तों, एजुकेशन सिस्टम को बदलना सिर्फ मेरा काम नहीं है, सिर्फ मेरे फैमिली का काम नहीं है, सिर्फ मेरी कम्युनिटी का काम नहीं है, बल्कि पूरे कौम का काम है। बिकॉज अगर मैं यहाँ पे हूँ, आप अगर वहाँ से शुरू करेंगे और बलूचिस्तान के एक और कोने से कोई और यहाँ पे उठेगा, यही सवाल पूछेगा, देन कुछ हो सकता है। अदरवाइज एक फर्द कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं करूँगा मेरी आवाज़ कहाँ तक जाए।